करें ऑप्शनल मेला। मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट प्रेफरेबल, चूज ऑप्शनल मेला, क्योंकि उजांग आईएएस एकेडमी लेकर आई है बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर, जिसमें आपको CSIR, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल जैसे स्कोरिंग और टॉपर द्वारा चूज किए गए ऑप्शनल मिलेंगे मेले वाले प्राइस में, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एजुकेशन। तो अब इंतजार किस बात का, कुछ ही सीटें बची हैं। फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपनी सीट बुक करें और ऑप्शनल मेला से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 8750711100 पर कॉल करें। ऑफर वैलिड फ्रॉम 15th of April to 20th of April. So hurry up and grab the opportunity. नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सो लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्त? तो मेंस आंसर प्रैक्टिस, आप जानते हैं कि अगर हमें लबासना जाना है तो हम सभी दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें। और स्वागत करता हूं आज मेंस आंसर प्रैक्टिस की हम 8वीं क्लास में, MAP की 8वीं क्लास में, और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को डील करते चले जा रहे हैं। और जहां अभी हम GS पेपर 1 के पार्ट में हैं और जहां पर इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, उसके टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। जहां पहला टॉपिक साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, वहां पर हमने क्वेश्चन किया। इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, साथ ही साथ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, और इसके बाद हमने पुअर्टी रिलेटेड इशू पर बात किया। और वहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया कि वंचना यानी डिप्रीवेशन किसे कहते हैं। गरीबी की अवधारणा एक बहुत व्यापक अवधारणा हो सकती है, आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है सेगमेंट हो सकता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, अगर मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो आज एक अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से वो न सिर्फ आंसर राइटिंग, साथ ही साथ एस्से राइटिंग 125 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज इस क्लास में मैं सिर्फ आंसर राइटिंग ही नहीं कराऊंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको बताने जा रहा हूं। डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर मेरी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है, आप पेन और पेपर के साथ तैयार हैं, तो मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए सर वी आर रेडी। हम जो है वो आज के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और डेफिनेटली इससे हमें बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपनी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, और वो ये है कि सिविल सर्विसेज डे यानी 21 अप्रैल को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो होनहार अधिकारी हैं उनके सम्मान में 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। और इस सम्मान को समझते हुए हमारे दो सबसे ताकतवर बैच, ऑनलाइन कॉन्सेप्टर जहां से हमारे सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकल कर आते हैं, और हमने एक नई शुरुआत की है गुरुकुल की। ये गुरुकुल बैच इन हाउस बैच है जहां पर मेंटरशिप, क्लासेस, लाइब्रेरी, कंटेंट, टेस्ट, पूरा एक ओवरऑल व्यक्तित्व परिवर्तन है जो मई से शुरू हो रहा है। इन दोनों बैचेस पे 21 तारीख के लिए 30% डिस्काउंट है। 30% का डिस्काउंट हमारी तरफ से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए यहां दिया जा रहा है। तो इन दोनों के साथ आप जोड़ सकते हैं। ये ऑनलाइन बैच है कॉन्सेप्टर, और गुरुकुल हमारा नोएडा में स्टार्ट होने वाला बैच है। तो इन दोनों बैचेस के साथ 30% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट सेलेक्टिंग बैच है, आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा हमारे सिलेक्शन होते हैं और डेफिनेटली यहां से बहुत जबरदस्त बच्चे निकल कर आते हैं। जहां कॉन्सेप्टर 2 साल का बैच है, ग्रेजुएशन के साथ साथ भी चल सकता है, और लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से वहां तैयारी होती है। यही कारण है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इस बैच में सबसे ज्यादा होती है।
वहीं गुरुकुल बैच एक नया और बहुत ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट है, जहां एक बहुत ही सख्त, बहुत डिसिप्लिन माहौल में आप तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और सभी दोस्त हमारे साथ इसमें लाभान्वित होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब आज की क्लास शुरू करते हैं, और क्लास की शुरुआत से हम एक बात करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं कि सर बहुत रुकावटें आ रही हैं, हम नहीं कोई काम कर पा रहे हैं। तो मेरी एक बात याद रखना, बड़ी खूबसूरत सी बात है कि रुकावटें जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं। रुकावटें जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। बड़ी खूबसूरत लाइन अगर आप तक पहुंची हो कि जब इंसान मर जाता है तो उसके लिए रास्ते साफ हो जाते हैं। अगर इंसान जिंदा है तो संघर्ष उसकी नियति है। इंसान अगर जिंदा है तो संघर्ष उसकी नियति है, क्योंकि संघर्ष के इस छीने हथौड़ी से ही उस इंसान का व्यक्तित्व तराशा जाता है। तो अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का स्वागत करो, स्वागत करो कि मैं जिंदा हूं, मुझे लड़ने के लिए भेजा गया है, क्योंकि जितना मैं लड़ूंगा उतना मैं निखरूंगा। मेरी मुश्किलें मुझे निखारने के लिए आई हैं, तो मुझे डरना क्यों, मुझे डरना क्यों, मुझे तो बस आगे ही बढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस चीज को समझते हैं। और क्लास की शुरुआत करते हैं, आज हमारे स्टूडेंट हैं योगेंद्र। अच्छा लगता है जब आप पढ़ाई करते हैं, अपने क्वेश्चंस हमें अपडेट करके भेजते हैं, राइट। तो इन्होंने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गरीबी के बारे में। तो ये जो खबर इन्होंने भेजी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सब लोग, मैंने आपसे बताया कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए समस्याएं बहुत बढ़ने वाली हैं। तो इन्होंने जैसे ही पढ़ा, मैंने आपको यहां पढ़ाया था कि 2047 तक विकसित होगा देश का हर गांव। और आपको बताया था इस खबर का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे देश की लगभग 70% आबादी कहां रहती है, गांव में रहती है। जब विकसित होने का मतलब क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पर कैपिटा इनकम का बढ़ जाना। देखो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, ये बात समझो। विकसित शब्द का मतलब क्या होगा, पर कैपिटा इनकम का बढ़ जाना। यानी जब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो क्या होता है, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पीपीपी बढ़ जाएगा, यानी गांव के लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। चाहे हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, किस पे खर्च करना जरूरी है, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये हमने बताते जाओ, मुझे बताते जाओ। जितने भी जिंदा हैं, मुर्दों के लिए तो रास्ता खाली है। जितने इस क्लास में जिंदा हैं, शरीर से इंसान नहीं मरता है। दो तरह की मौत होती है इंसान की, एक शरीर से मरता है और दूसरा अपने दिमाग से मरता है। जब दिमाग के अंदर उम्मीदें मर जाती हैं तो इंसान की असली मौत तब हो जाती है, ये शरीर से बहुत पहले हो जाता है। तो जितने लोग जिंदा हैं वो मुझे जवाब देते जाएं। इंफ्रा, तो ये क्या होगा, विकसित होने का मतलब तो क्या होगा, ये सारी चीजों पे वो खर्च करेंगे। भारत एक बड़े बाजार के रूप में डेवलप होगा, और जो विकास की गंगा है वो सिर्फ अर्बन सेक्टर पे नहीं होगी, हमारे रूरल सेक्टर पे भी जाएगी। और जब ये चीजें मौजूद होंगी तो बहुत बड़ी आबादी क्या होगी, गरीबी रेखा से ऊपर आएगी, वंचना से, डिप्रीवेशन से दूर होगी। समझाया था हाँ या ना, कितने लोग इसका जवाब समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। मेरी पिछली क्लास से रिलेटेड है, और सिर्फ मैं यहां आंसर राइटिंग नहीं करा रहा हूं, कोर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। अगर 365 कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिए ना, तो बाबू आधे से ज्यादा मेंस का पेपर तुम्हारे पास पहले से रखा होगा कि यही क्वेश्चन आएगा। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर आप में से कोई होनहार स्टूडेंट होगा, बहुत अगर किताबें देखेगा तो कहेगा सर इस तरह से उसमें भी नहीं समझाया गया, वंचना को इस रूप में जैसे गजोधर और गिरधारी का एग्जाम्पल लेके नहीं समझाया गया था। जहां पर मैंने बताया था वुमेन इंपावरमेंट कहां से आती है, पावरमेंट और इंपावरमेंट के बीच में क्या अंतर होता है, ये जो आपको समझाया वो आपको नहीं पता चलेगा। बी टू ए और ए टू बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, भारत क्यों G20 का सम्मेलन बुला रहा है, क्यों हम विश्व मंचों पे जा रहे हैं, आज हम नॉन अलाइन पॉलिसी से निकलकर आज हम अपने मित्र और शत्रु खुद से डिफाइन करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि भारत की महत्वाकांक्षा है कि वो ग्लोबलाइजेशन के इस पावदान पे बी से हटकर कहां पहुंच जाए, ए पर पहुंच जाए, तभी उसको लाभ प्राप्त होगा। और कल की खबर अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी दोस्तों, तो इजराइल ने कहा कि भारत को विश्व शक्ति बनाने में हम उसकी हेल्प करेंगे। जो स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी,
और तमाम तरह की चीजों का मास्टर है इजराइल, उसने कहा कि भारत को विश्व शक्ति यानी वर्ल्ड पावर बनाने की मदद करेंगे। भारत के पास संभावनाएं है और भारत बहुत तेजी से बी से उठकर कहां जा सकता है, ए पे जा सकता है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, जो सिखाया, ये बहुत गहरे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। अच्छे से अगर आप डिस्कशन करोगे तभी मजा आने वाला है। अगर आप सिर्फ एक कान से सुन के निकाल दोगे तो मजा नहीं आएगा। तो ये खबर किसने किसने पढ़ी और इस रूप में किसने किसने पढ़ा, जल्दी मुझे बताएं। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग। तो हमारे स्टूडेंट ने यहां भेजा है, आदरणीय गुरुजी आपको एक बार नहीं बार बार सादर प्रणाम करता हूं। कल आपने क्लास में गरीबी उन्मूलन के बारे में डिस्कस किया था। गजोदर और गिरधारी की कहानी के माध्यम से वंचना और वंचित डिस्कशन आप किए थे, आज पेपर में छपा है। और आपने कहा था कि जो चर्चा में है वो पर्चा में है, और सर जी आप पढ़ाते पहले हैं और पेपर में छपता बाद में है। अच्छा लगता है हमें भी जब हमारे स्टूडेंट धन्यवाद बोलते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट, इसका मतलब जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, स्टैटो डायनेमिक तरीका कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सीरियस स्टूडेंट हैं। और साथ ही साथ बताता चलूं, प्रीलिम्स 2023 सर पे है। बहुत से बच्चे प्रहार के साथ नहीं जुड़े हैं। इस समय जो टाइम है वो हमारा आरएसएम का टाइम है, रिवर्स स्टडी मेथड। तो अगर आपको इस समय टॉपर बनना है, इस समय आगे जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस आप सभी के पास होना चाहिए। और ओटीपी पे जो क्वेश्चन है, यहां हमने 2023 लॉन्च किया, प्रहार अभी नहीं जुड़े हैं तो इसके साथ भी जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये खबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है, ये पिछली क्लास से जुड़ा था, गरीबी, लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। क्यों ये बोला गया है, यहां 9 सतत विकास लक्ष्यों को किया गया स्थानीयकरण, और यह कहा गया कि 2047 तक विकसित होगा देश का हर गांव। आखिर इस खबर का निहितार्थ क्या है, इस खबर की डेप्थ क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, लिख लो, जैसा इस बच्चे ने कहा कि जो चर्चा में है वो पर्चा में है। अब ये जो खबर है वो अगले साल या उसके अगले साल जो बच्चे यूपीएससी देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। राष्ट्रपति इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तमाम तरह के लोग बात कर रहे हैं और मंत्री बात कर रहे हैं कि 2047 तक गांवों को विकसित करने का लक्ष्य सरकार ने तय कर दिया है। क्लियर है। अब इस खबर का मतलब क्या है, आज का जो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट है, जो आज की मेंस आंसर प्रैक्टिस क्लास है, वो इसी खबर का कंटिन्यूएशन है। अब देखो स्टैटो डायनेमिक कैसा होता है। रेडी, सब लोग मुझे बताएं। रेडी सर, तैयार हो, बड़ा जबरदस्त। अब इस खबर पे क्वेश्चन यूपीएससी कैसे बनाता है ये देखो। तैयार हो, आज न्यूज़पेपर पढ़ने का एक नया तरीका तुम्हें बताऊंगा और बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहा हूं। रेडी, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन, जीएस पेपर 1 का। सब लोग लिख भी लें ध्यान से। एक बुकलेट बना लीजिए मेरे क्वेश्चंस की। बहुत छांट छांट के क्वेश्चन लेकर आता हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गांवों के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे मैं अंडरलाइन करता हूं उसी तरह से। ये हो गया की, ये हो गया कोर, मतलब कहां से सपोर्ट हमें मिलेगा, जीवित नहीं रह सकते। और ये किस तरह का क्वेश्चन है, लास्ट में क्या बताया था, ये किस तरह का, जब इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह का क्वेश्चन बोलते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया था। इसको किस तरह का क्वेश्चन बोलते हैं, सभी लोग जवाब दें। मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसमें आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं तो। किस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं इसको, यस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सिखाया था। मुर्दों थोड़ा जिंदा हो जाओ, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताया था। तो इसमें क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन को पहले सीखो, जिसने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया 50% उसका वहीं पर ही सब कुछ सही हो जाता है। प्रॉब्लम उनको होती है जो कुछ भी लिखे चले आते हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 पार्ट होंगे। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है वो स्टेटमेंट बेस्ड पार्ट है। आज आपको फ्लो चार्ट सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं आज के आंसर राइटिंग में।
इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है उसको वो क्या करता है, वो आपका बेस करता है कि इस पहले स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ प्रूव करना होता है। यानी इसको आपको ये भी कर सकते हो कि ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको सिद्ध करना होगा कि जो स्टेटमेंट लिखा है उस पर आप एक तर्क या अपना एक मत दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो नेचर होता है, रूल नंबर वन क्या होता है, लिख लो सब लोग अगर अच्छे से आंसर राइटिंग करना चाहते हो। रूल नंबर 1 होता है क्वेश्चन का नेचर डिफाइन करना। ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेचर अगर डिफाइन नहीं कर पाए तो तुम क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। रूल नंबर 1 लिखो, रूल बुक लिखाओ, मैं आपको रूल सिखाता जाऊंगा। तो रूल नंबर 1 कि क्वेश्चन का नेचर डिसाइड करो। क्वेश्चन का नेचर यानी उसकी प्रकृति अगर नहीं पता है, आप कभी भी आंसर को उसके हिसाब से मॉडिफाइड नहीं कर पाओगे। अभी एग्जांपल देता हूं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण नगरीय एकीकरण, द क्वेश्चन इज एकीकरण। अभी सिखाऊंगा कि नेचर के बाद दूसरा होता है कीवर्ड, कोर कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट डिसाइड करना। ये कितना आसान नहीं होता। यूपीएससी में तुम जाओगे दांत निकाल के चले जाओगे, बोले 10 नंबर दे दो, ऐसा नहीं होता। एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। अब क्वेश्चन है चर्चा कीजिए, डिस्कस करना है। स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस। खत्म, पार्ट 1। ये स्टेटमेंट हो गया। फिर कहता है कि इस स्टेटमेंट को क्या करना है, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ। अब यहां पर ये क्या है, इसको बोलते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा लिखो, ये कैसा है, हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आज क्या सीखेंगे, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। कि स्टेटमेंट में लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सिंपली एक्सप्लेन करना था, सिंपली अपनी बात कहनी थी। अब जरा ध्यान से सीखो, ये कंडीशन बेस है, यानी आपका आंसर सिर्फ इसकी व्याख्या नहीं होगा, इसकी व्याख्या नहीं होगा। और जितने मेरे स्मार्ट बच्चे हैं वो जो मैं आंसर को लिखते, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, जो टेक्निक्स बताता जा रहा हूं वो लिखते जाओ। आंसर तो बात की बात है यार, अभी बहुत लंबा ये चलना है, बहुत आराम से सिखाऊंगा। लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें जो क्वेश्चन के नेचर बता रहा हूं उसको सीखो। तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में जो दिक्कत हो गई है कि तुम इसको अपने हिसाब से नहीं डिफाइन कर सकते। अब कह रहा है कि बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, शर्त रख दी उसने, शर्त रख दी। जैसे वो होता है ना कि गरीब लड़का पहुंचता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, ये स्टेटमेंट दिया, मैं उसे खुश रखना चाहता हूं, अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। बाप कुछ नहीं बोलता है, अमीर घर का होता है, और आता है, बोला मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, बोला हाँ, तो मेरी कुछ शर्तें हैं, इसके पास बंगला है, गाड़ी है, फलाना ठिकाना है, तुम्हारे पास क्या है। तो शर्त रख दिया कि अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो ये कंडीशन पूरी करनी होगी। तो हीरो या तो चला जाता है या फिर निकल पड़ता है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये चीज वहां पे होती। तो ये यूपीएससी का एग्जामिनर तुमसे कह रहा है, तुम कहते हो मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करना चाहता हूं। तो कहता हाँ ऐसा क्या है, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग ही आप सेट करो। सो दिस इज नोन एज कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास उड़ने के लिए कुछ नहीं होता है। बोला अगर इस तारीख तक तुम ये पैसे लाकर मुझे दे पाए, अदरवाइज ठाकुर सूरज भान सिंह के लड़के से इसकी शादी कर दी जाएगी। अगर तुम अपना प्यार हासिल करना चाहते हो तो मुझे इतने लाख रुपए इस समय तक कमा के दे देना। हाँ, तो उसमें क्या होता है, तो कंडीशन बेस में क्या होता है, टाइम फ्रेम होता है। तो दैट मीन्स इस कंडीशन बेस में यू हैव टू राइट योर आंसर इन अ फ्रेम। ठीक है, कभी कभी हमारे अंदर का भी कलाकार बाहर आ जाता है, मौके मिल जाते हैं, बट ये समझाना जरूरी है, क्योंकि तुम अगर आंसर का बेस नहीं समझोगे तो तुम्हारा क्या है कि भाई ग्रेजुएशन में आदत पड़ी है, जैसे क्वेश्चन देखा टिक मारा, भाई लिख दो, जीभ से टेढ़ी टेढ़ी करके मुंह निकाल के से मुंह बना बना के ढेर सारा आंसर लिख देते हो, होगा क्वेश्चन। बस हमें ये समझ में आ गया कुछ ग्रामीण शहर, ग्रामीण जो स्मार्ट नगर, स्मार्ट गांव के बारे में आया, पूरा तुम छापते चले जाते हो। लेकिन ये यूपीएससी है मेरे भाई, यहां एक एक वर्ड में तुम्हारी कुंडली लिखी जाती है, बहुत मुश्किल होता है ये। तो जब तक तुम कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है यू हैव अ सर्टेन फ्रेम। अब जैसे वो लड़का कहे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, अभी हम 25 साल के हैं, 35 साल की उम्र तक पैसा कमाऊंगा, 10 साल पैसा, बोले भाग यहां से, 10 साल नहीं 10 महीने का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, 10 महीने बाद सूरज भान के लड़के से इसकी शादी कर दी जाएगी। यानी तुम पैसा कमाने के लिए मात्र तुम्हारे पास 10 महीने, 10 साल नहीं है।
ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज अ फ्रेम, यानी कि तुम जो कुछ भी लिखोगे ये सारे एग्जाम्पल किसके कंडीशन में लेकर आओगे, वो तुम रूरल अर्बन इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेकर आओगे. सो यू डोंट नीड टू डिफाइन द स्मार्ट नगर और स्मार्ट गांव, इन दोनों को डिफाइन करना है बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन. समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, नहीं तो कहानी बिगड़ जाएगी. यस हाँ जी, जिंदा लोग यस लिखो तो आगे बढ़े. चलिए, सो अब इस क्वेश्चन के आंसर में, स्मार्ट सिटी इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, राइट. और रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ग्रामीण नगरीय एकीकरण के फॉर्म में हमें यह बताना है. छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब जरा समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. हम समझते हैं इसको. अब हमारा एक शहर है, ठीक है, हमारा एक शहर है, मान लो ये एरिया है, लैंडलॉक है, मतलब इसका जो है वो सारा जो है वो आसपास बड़ी घनी आबादी वाले डिफरेंट राज्य हैं. तो ये किसी राज्य का एक शहर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी अच्छी है. फॉर एग्जांपल यहां रोजगार के साधन है, संचार है, बिजली है, 24 घंटे सड़कें हैं, XYZ जो भी है, ठीक है. और इस शहर की अपनी एक क्षमता यानी कैपेसिटी है. जरा ध्यान से समझना, तभी मजा आएगा. क्यों ये कहा गया रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अब समझ में आया. अब हुआ क्या कि इस राज्य के आसपास कई और जगह हैं, ठीक है. कोई राज्य ए है, या कोई शहर ए है, या कोई जिला ए है, एक दूसरा शहर बी है, तीसरा शहर सी है, डी है, ये नियर अबाउट है. अच्छा, इनकी जो इकोनॉमी है इन सभी की वो डाउन है. यहां रोजगार नहीं है, रोजगार कम है. डाउन मतलब कम है. बड़े ध्यान से समझते जाना कॉन्सेप्ट, ठीक है. यहां इकोनॉमी डाउन है, यहां बिजली कम है, 24 घंटे बिजली नहीं आती, यहां पर संचार सुविधा ट्रांसपोर्टेशन कम है. अब ये नियर अबाउट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लैंडलॉक है. ये सभी यहां से ट्रेनें आपस में कनेक्ट हैं, बस आपस में कनेक्ट है, सारी चीजें कनेक्ट हैं. अच्छा, आप ABCD में रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो मान लो इस राज्य में UPSC की बड़ी जबरदस्त कोचिंग है, या इस शहर में बहुत अच्छी कोचिंग है, पढ़ाई करनी है आपको, अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, सब कुछ है, ठीक है, बिजली है, मेट्रो है, सड़कें हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे देखें. अब इस हर जगह की, हर शहर की अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है. उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता. जैसे एक बलून में पानी भरो तो थोड़े समय तक वो और फैलेगा और फैलेगा, लेकिन जब और ज्यादा भर दोगे तो क्या होगा, फट से फट जाएगा. तो हर शहर की अपनी क्षमता होती है, वो कितनी आबादी, कितना पानी, कितना सीवर, ये सबको वो बर्दाश्त कर पाता है. बड़े ध्यान से समझना इसको. अब होगा क्या, मान लो आप अलग अलग राज्यों में, तो आप ये सुविधा प्राप्त करने के लिए कहां जाना चाहोगे? जॉब, ठीक है, इकोनॉमी, बिजली, पढ़ाई, इसके लिए आप कहां जाना चाहोगे? अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे टीचर, तो आप कहां आना चाहोगे? मान लो ये हमारा शहर है, इसका नाम हमने का रख दिया, कहां आना चाहोगे फॉर एग्जाम्पल? कहां आना चाहोगे? राइट, ठीक है. तो ये सब लोग भागकर कहां आएंगे? B to A, ठीक है, क में आएंगे. शहर ये आपस में यहां भागेंगे. नतीजा क्या होगा? कुछ समय तक ये जो शहर है वो सबको आकर्षित करेगा, सबको आकर्षित करेगा, ठीक है. अब ये शहर की क्षमता बढ़ाना जरूरी. अब क्या होगा, यहां भीड़ बढ़ती चली जाएगी. शुरुआत में इसको अच्छा लेबर मिल जाएगा, सस्ता लेबर मिल जाएगा, तमाम तरह की चीजें हो जाएंगी, बहुत इसको जो है वो मैनुअल लेबर भी मिल जाएंगे. लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जब ये सब चीजें डेवलप नहीं होंगी, मान लो शहर ये जो हमारे ABCD हैं, इनमें एजुकेशन नहीं डेवलप हुई, बिजली नहीं डेवलप हुई, इकोनॉमी डेवलप हुई, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर निवेश नहीं आ रहा है, तो नतीजा क्या होगा, इन शहरों के लोग भागकर, मान लो ये गांव है या जो है ये छोटे छोटे जगह हैं, मान लो ये गांव है हमारा, ठीक है, हम इसको गांव ही बोल देते हैं, तो ये भागकर कहां आएंगे, यहां पर पहुंचेंगे. नतीजा क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ये जो हमारा क था कि यहां पर क्या होगा, भीड़ बढ़ जाएगी. तो आप परिवहन भी डेवलप करोगे तो भी क्या होगा, परिवहन डेवलप करोगे तो प्रदूषण भी ज्यादा हो जाएगा.
गाड़ियां जितनी ज्यादा करोगे प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा, लोगों का जीवन स्तर डाउन हो जाएगा, यहां भीड़ बढ़ती चली जाएगी। अब जब भीड़ बढ़ेगी तो लिविंग कॉस्ट यानी रहने की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जैसे लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी वैसे ही रोजगार क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। रोजगार महंगा हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कॉस्टली हो जाएगा। और जैसे ही रोजगार कॉस्टली होगा, महंगा होगा, वैसे ही निवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। नदी, पानी, ये सब क्या हो जाएंगे, गंदा हो जाएंगे, होता जाएगा। तो धीरे धीरे इसके शहर की जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी यानी धारिता क्षमता, जो 2010 2013 इनके क्वेश्चन थे, यानी इनकी धारिता क्षमता कम हो जाएगी, आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जब कोई शहर अपनी कैरिंग कैपेसिटी से आगे निकल जाता है तो रिवर्स अर्बनाइजेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो वहां की हवा बहुत दूषित है, बहुत गंदा पानी है, चारों तरफ भीड़ भाड़, शोर, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर तरफ कूड़े का ढेर, बदबू, गंदगी, बहते हुए नाले, सीवर, नदियां डेड हो चुकी हैं, भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, टेंशन, तनाव, सुरक्षा कम होती चली जा रही है, रेप की घटनाएं, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शहर धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे ही वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी, बर्दाश्त की क्षमता से आगे निकल जाता है, उसके बस्ट होने की संभावना होती है। बस्ट होने की संभावना की पहली स्थिति को हम लोग डेट्रॉइट कहते हैं। अमेरिका का एक शहर था, वहां इतना अर्बनाइजेशन बढ़ गया, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया कि वहां के लोगों को वो शहर छोड़कर जाना पड़ गया, क्योंकि वहां पर जीवन जीने की संभावना खत्म हो गई थी। इतना ज्यादा फैक्ट्रियां हो गई थी कि लोग वहां जिंदा ही नहीं रह सकते थे, इतना सब कुछ दूषित हो गया था। सो दैट इज नोन एज डेट्रॉइट। क्या बोलते हैं इसको, कई बार इंटरव्यू में ये वर्ड पूछा जाता है, डेट्रॉइट क्या है। तो डेट्रॉइट मतलब होता है किसी शहर की कैरिंग कैपेसिटी का नष्ट हो जाना। और जब ऐसा होने लगता है तो रिवर्स अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, लोग उस शहर को छोड़कर भागने लगते हैं। जो लोग पैसा कमा लेते फिर वो वहां नहीं रहते, वो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन उसको क्या होगा, छोड़ना शुरू कर देंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है उस शहर के पास जो बहुत बड़ा पुल फैक्टर यानी खिंचाव का तत्व था, जो पूरी दुनिया से टैलेंट को, पूरे देश से टैलेंट को खींच रहा था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और शहर क्या होता है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोलकाता से ले सकते हैं आप, जहां कभी वो टॉप इकोनॉमी में था, वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, आप देखिए पॉल्यूशन के मामले में, अपराध के मामले में, सड़कों के मामले में, धूल, गंदगी, हर चीज के मामले में ये हर दिन बेकार ही होता चला जा रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है, अब तुम मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर अब तुम बड़े आराम से दे दोगे। मेरे स्टूडेंट अगर ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्या होगा कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें इस शहर की कैरिंग कैपेसिटी को बना के इसको स्मार्ट बनाना है। तो स्मार्ट कैसे बनाओगे, मान लो किसी को स्मार्ट बनाना है, ठीक है, पिंपल मुंह पे निकले हुए हैं, बालों में तेल नहीं लगा हुआ है और बिल्कुल बदहाल कपड़े कोई फाड़ के लेके चला गया, एकदम मजनू जैसा बना दिया उनको, तो कैसे स्मार्ट कैसे बनाओगे उसको। ठीक है, बिल्कुल थकान से चूर है, शरीर पे घाव हो रखे हैं, तो तुम उसको स्मार्ट कैसे बनाओगे। ठीक है, हाउ डू मेक दिस पर्सन स्मार्ट, तुम्हें उसको रिलैक्स करना होगा, तुम्हें उसको हेल्दी होने का टाइम देना होगा, तभी तो स्मार्ट बना पाओगे। उसके घाव भरने होंगे, उसको आराम, उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तब वो जाके सांस ले पाएगा, अच्छी नींद पूरी करेगा। नहीं तो आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं, बाल ग्रे हो गए हैं, शरीर पे घाव हो गया, थकान से चूर है, तो वो कभी स्मार्ट नहीं हो सकता। सो यू वांट टू मेक योर सिटी स्मार्ट, बोला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर आओ, और शरीर घायल होता चला जा रहा है। क्यों? भीड़ बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, माइग्रेंट्स आए चले जा रहे हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में जॉब नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेट्रो नहीं है, संचार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोग भागकर वहां आ रहे हैं। अब कानून के हिसाब से तुम आने से रोक नहीं सकते उन्हें, तो क्या हो रहा है, तुम घायल होते चले जा रहे हो, शहर की कैरिंग कैपेसिटी घायल हो रही है। तो जब घायल हो रही है तो तुमको इसको स्मार्ट बना पाओगे, क्योंकि उसको नींद पूरी करनी है, आराम चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। शहर तो एकदम, शहर की आबोहवा तड़प रही है। दिल्ली में यमुना डेड हो चुकी है, लिविंग डेजर्ट बोलते हैं उसको, उसके पानी में मछलियां नहीं पैदा हो सकती, इतना गंदा पानी उसमें गिरा जा चुका है, वो काला हो चुका है, इतने केमिकल उसमें आ चुके हैं कि वहां पर क्या हो गया, उसको लिविंग डेजर्ट कहा जाता है यमुना को दिल्ली में, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है रिजनरेट होने के लिए। तो तुम्हें इस पॉपुलेशन अतिक्रमण को, जो उसके ऊपर हो रहा है माइग्रेशन, उसको रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकोगे, क्वेश्चन बहुत डेप्थ का है, कैसे रोकोगे,
तुम जो सोर्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। इसको ज्योग्राफी में बोला जाता है पुश फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पुश फैक्टर। लिख लेना ये सब। इसको स्रोत बोलते हैं, वो उसका स्रोत है, तो इसको पुश फैक्टर यानी धक्का देने वाला एजेंट बोलते हैं। क्योंकि धक्का तो दिया जा रहा है, तुम्हारे यहां कोचिंग नहीं है, तुम्हारे यहां एजुकेशन नहीं है, मालूम मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी गांव से आए हो, रोजगार नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सुरक्षा नहीं है, तो भागकर कहां जाओगे, जहां तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। तो नतीजा क्या होगा, पुश फैक्टर। ठीक है, दिस इज, उसको धक्का कारक बोलते हैं। ठीक है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। तो यहां क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा गांव से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि गांव में डिजिटल डिवाइड है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में जो सुरक्षा नहीं है, गांव में रोजगार नहीं है, जीवन जीने का स्तर नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये शहरों की तरफ भाग रहे हैं और वहां की कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, उस सोर्स को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे होगा, उसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। स्मार्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, हम शहरों को, हम अपने गांवों को पता नहीं कब से विकसित करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बहुत समय से विकसित करने पर लगे पड़े हैं। हम सड़क तो ढंग से बना नहीं पाए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे। स्मार्ट मतलब हुआ कि जो डिजिटल टेक्निक्स तुम यूज कर रहे हो शहरों में, वही गांव में इस्तेमाल करो। जैसे सबसे पहले गांव का डिजिटल डिवाइड खत्म करो, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया था महिला सशक्तिकरण में, कि अगर सामाजिक महिला सशक्तिकरण चाहिए तो उसको फाइनेंशियल क्या करना पड़ेगा, इंक्लूजन देना पड़ेगा, वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन कैसे आएगा, जब तुम उसको डिजिटल समावेशन दोगे। तो गांव के बच्चे को भी डिजिटल एजुकेशन, मैं यहां क्लास ले रहा हूं, और अगर डिजिटल तकनीक के माध्यम से स्मार्टफोन गांव के बच्चे को, मेरे ख्याल से आप में से कई बच्चे विशुद्ध गांव में रह रहे होंगे, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत ही रूरल एरिया में रह रहे हैं, हाँ या ना। अगर वो मेरी एजुकेशन को, मेरे पढ़ाने के तरीकों को वहां एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो डिजिटल डिवाइस खत्म हो गया, स्मार्ट हो गया। पीने का पानी जो शहर में मिल रहा है, गांव को भी दे दो। सड़क शहर को दे रहे हो, गांव को भी दे दो। बिजली शहर को दे रहे हो, गांव को भी दे दो। और सबसे बड़ी बात, जब हमने जनधन शुरू किया तो हमने क्या किया, हमने प्रेरित किया किसको, कि शहर वालों को बैंक की सुविधा खाली क्यों मिले, चाहे सरकार को पैसे देने हो या आपको पैसे जमा कराने हो, ये गांव को भी तो मिलने चाहिए। ये बैंकिंग की सुविधा गांव को क्यों नहीं। तो जब उससे प्रेरणा आई, लोगों ने पहली बार जब जनधन हुआ, तो लोगों ने डिजिटल बैंकिंग को सीखा। अबे भैया, हाई कार्ड डालने से पैसा निकलता है। गांव की महिला जो हमारी दादी थी, वो पल्लू में जो पैसा गठिया के रखती थी, जो उसमें गांठ बांध के, उनको भी समझ आया पैसा बैंक में भी रखा जा सकता है, और इस तरीकी। तो उनका डिजिटल बिहेवियर चेंज हुआ, फाइनेंशियल बिहेवियर चेंज हुआ। फिर सरकार को लगा लोग पैसा, प्रधानमंत्री ने जाकर बोला, ब्रिटेन में भाषण दिया कि जनधन अकाउंट में गरीबों के 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा जमा हुए, जो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए जो जिसके पास था, लोगों ने बैंकों में जमा करना शुरू किया। तो सरकार को आया कि भाई 83% डाकघर गांव में है, और अगर डाकघरों को यानी पोस्ट ऑफिसेस को अगर हम बैंकिंग का लाइसेंस दे दें, बैंकिंग की पावर दे दें, तो इनका पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा रूरल इलाके में, डाकिया हर व्यक्ति को जानता है गांव के। तो लो भैया, अगर हम डाकघर को बैंकिंग का दे दें सिस्टम, तो ये क्या होगा, ये स्मार्ट हो जाएंगे। पैसे का निकाल देना, सरकार को कोई चीज भेजनी है तो बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं, सीधे सरकार क्या करेगी, डीबीटी करेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी, सीधे पैसा उसके खाते में, हाँ या ना, हो गया। तो स्मार्ट मतलब होता है कि जहां पर भौतिक अवसंरचनाओं की रुकावट ना हो, ना हो। गांव का बच्चा है, क्या चाहिए उसको, सबसे कोर चीज क्या होती है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, एजुकेशन। अब एजुकेशन मतलब कि भैया एक पहले गांव में स्कूल बनवाओ, हाँ बनवा दिए, उसमें भैंसिया बांध दो, नहीं भैंसिया नहीं बांधनी है। अब उसमें इंतजार हो रहा है मेरे करण अर्जुन यानी मास्टर साहब कब आएंगे। अब गांव में कौन जाकर, अब तुम आईएएस ऑफिसर हो, तुम अपने शहर वाले डीएम ऑफिस में आराम से बैठे हो, या आराम से नहीं बैठे हो, मेहनत से काम भी कर रहे हो, तो कहां तुम यहां से 50-60 किलोमीटर दूर पगडंडी सोते हुए गांव तक जाओगे। अब यहां पे हमारा गजोधर जिसने एडमिशन ले लिया, बोला सर हम यहीं से पढ़ के आईएएस बनेंगे। अब गया बेचारा प्राइमरी स्कूल में पटरा वटरा टांग के, अब यहां मास्टर साहब का इंतजार कर रहा है। हम मास्टर साहब अगर बिहार में है तो आजकल लगे हुए हैं जनगणना में, ठीक है। तुम देखियो हमारे यहाँ टीचरों से बड़ा अलग अलग काम कराते हैं, तुम घर घर जाओ, जनगणना करो, ये करो, वो करो, दवाई, पल्स पोलियो की दवाई पिलाओ। हमारा टीचर जो है पता नहीं इस देश में पढ़ाने को छोड़कर सब कुछ कर रहा है बेचारा,
अगर कोई होगा तो जानता होगा कि मैं सच कह रहा हूं। तुम लोगों को लगता है कि टीचर खाली पढ़ाता है, नहीं, सर्वगुण संपन्न होता है, वो जनगणना भी करवाता है, वो सरकार का सर्वे भी करवाता है, उससे दवाई भी पिलवा लेते हैं, सब कुछ करता है हमारा गाँव टीचर, वो पढ़ाने के छोड़ के। तब ये जो गया हमारा स्कूल में, अब बैठा है मास्टर साहब का, मास्टर साहब सुनो एक काम करो, हाँ हम आज बिजी हैं, सरकार ऑर्डर दी है, हमें आज जाके जनगणना करना, घर पे सर्वे करना है, तुम एक काम करो हमें भैंसिया चरा लाओ तो। अरे जब उसको भैंसी चराना है तो क्या घर पे क्या स्कूल में, हमें भैंसिया चरा या गोबर इकट्ठा कर लो और जाके उसको 4 उपले कंडे पात दो, शाम को चूल्हा जलना है। तो बेचारा यही काम कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो इफ यू क्रिएट स्कूल, तुमने कहा हमने गांव में 100 स्कूल बनवा दिए, अरे क्या होगा, 100 भैंसियां ज्यादा बांधी जाएंगी, क्या होता है स्कूलों में, तो छुट्टी हो जाती है, उसमें शाम को किराया दे दिया था, बारात कहां रुकती है, कभी स्कूल की बारात में रुके हो, हम तो रुके हैं भाई, स्कूल की बिल्डिंग में सबसे बढ़िया होता बारात रुकती है बढ़िया से, क्योंकि वही एक पक्की बिल्डिंग होती है, बाकी सब तो टपक रहा होता है। तो वही बारात में एक कोने में वो बढ़िया हलवाई पूड़ी तलता है, उधर दूल्हे कमरा एक अलग होता है, वो बाराती कहीं और, वो गद्दा बिछा बिछा के, सबसे बढ़िया स्कूल का इंतजाम वही होता है। और है क्या, तो एजुकेशन कैसे मिलेगी, स्मार्ट मतलब क्या हुआ, when you connected this school with the digital technology, नहीं मास्टर साहब कोई बात नहीं है, the assessment and education will done by the smart technologies, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिल्ली या मुंबई का कोई टीचर जो है पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, वो कनेक्टेड है ई एजुकेशन के माध्यम से, सरकार के एजुकेशन के माध्यम से, सरकार की ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया है, सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है, बोले तुम अपने स्मार्टफोन पे पढ़ो। तमिलनाडु का प्रोजेक्ट आया है, इस बच्चों को टैब दे दिया गया है, सारे लेक्चर अपलोडेड है उसमें बढ़िया जबरदस्त तरीके से, आईआईटी का टीचर पढ़ा रहा है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, और सारी बुक्स उसके अंदर लोडेड हैं, पहले से प्री लोडेड है, बोले कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, जो जो पढ़ोगे सब इसमें दे दिया भैया मेरे। तो यहां का टीचर पढ़ा रहा, वहां का बच्चा पढ़ रहा, गजोधर का मतलब नहीं कि भैंसिया चरानी है, मास्टर साहब आज कौन सी जनगणना में गए, ठीक है, समझे। सो इस क्वेश्चन का आंसर इतनी डेप्थ में था, कितने लोग लिख लेंगे, हाँ ईमानदारी से बताओ भाई, कितने लोग लिख लेंगे, आंसर बड़ा अच्छा आज मैंने दिया इसमें, ठीक है, इसको बहुत तरीके से भारत के हिसाब से ये सारा चीज हिंदी और इंग्लिश में मैंने डिटेल दे दिया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने इसके फ्लो चार्ट आज बना के दिए कि आपको इतनी थिंकिंग, लेकिन अभी दिखाना नहीं है मुझे, चलो भाई अभी दिखाना नहीं है, आपको पहले ये लिखना है, जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो आंसर से भी ज्यादा है। तो आज के कोर कॉन्सेप्ट हमारे क्या रहे, आज का पहला हमारा कोर कॉन्सेप्ट रहा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हमारा पहला जो कोर कॉन्सेप्ट रहा, और वो ये चीज समझ में आई कि नहीं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा है वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिटी, किसी भी शहर की एक धारिता क्षमता होती है। क्या होगा अगर धारिता क्षमता से आगे निकल, जैसे दिल्ली की हालत खराब होती चली जा रही, पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है, पानी इतना गंदा हो चुका है, बीमारियां आम हो चुकी यहां पे, ठीक है, सो क्या करना होगा बताइए। तो उस समय वो सिचुएशन डेट्रॉइट में कन्वर्ट हो जाएगी और रिवर्स अर्बनाइजेशन भी शुरू हो सकता है, और उस शहर को बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एग्री। तो क्या करना होगा हमें उसके आसपास के एरिया जहां से पुश फैक्टर हो रहा है, जहां से धक्का दिया जा रहा है, हमें उनको स्मार्टली जोड़ना पड़ेगा। भले चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना प्रोमिनेंट ना हो, बट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत तीव्रता से काम करना चाहिए। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है जो यहां काम करेगा। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और 20 तारीख तक बढ़ा दिया गया है इसको, कई बच्चों ने कहा 20 अप्रैल तक ऑप्शनल मेला बढ़ा दिया गया है, जुड़ जाइए। और कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया, PSIR 7,999, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इन तीनों ऑप्शनल के साथ, और साथ ही साथ हिंदी साहित्य की रिकॉर्डेड क्लासेस भी 7,999 में भी मिल रही हैं। एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं, और वो है BPSC 69th BPSC कल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं देश की सबसे बेस्ट टीम के साथ। 69 BPSC का कोर्स हम कल लॉन्च कर रहे हैं
तो आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही मैं बता दूं, और बहुत से बच्चे लगातार बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे रहेगा, आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, और आप इसके साथ तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ थर्सडे यानी कल से शुरू हो रहा है एनसीईआरटी आंदोलन। जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहें, सुमित सर के साथ राज व्यवस्था से शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई करिए मात्र 999 रुपए में, और सभी को इसके बारे में पता चल चुका है। सिविल सर्विसेज डे पे जो गुरुकुल का बैच है, आज भी कई बच्चों की काउंसलिंग है, और जो कॉन्सेप्टर ऑनलाइन है, दोनों में 30% जो है वो डिस्काउंट है। तो आप इसके साथ भी जुड़ जाइए, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। तो दोस्तों मिलते हैं। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास एक ऐसे आईएएस की कहानी में है जो आप सोच नहीं सकते कितनी बार फेल हुआ। तो कल की क्लास में हम जरूर मिलेंगे, और आपको बहुत प्रेरणा मिलने वाली है कि फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारा डिटर्मिनेशन, अगर हमारी कंसिस्टेंसी है, तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो सोचना किस बात का, जुड़ जाइए और आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शनल के साथ जुड़ सकते हैं, 69 बीपीएससी हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाकर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सभी के सभी बच्चे ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे इसकी पीडीएफ भी आज शाम को प्राप्त कर लेंगे। आप आंसर अटेम्प्ट करिए। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, राइट, और इसके साथ आगे बढ़ जाइए। क्लियर है दोस्तों? तो अब सोचना किस बात का, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऐप के बच्चों के लिए है, तो चलिए मिलते हैं सब लोग। फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। यस,